नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यानी भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया? अरबों का पहला आक्रमण किसके द्वारा किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 1712 ईस्वी में। उस समय सिंध पर दाहिर नाम का शासक था। उसमें जो सिंध है वहाँ पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। उसके बाद आगे है तो महमूद गजनवी 999 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। यानी जो महमूद गजनवी था वो 999 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? लगभग 17 बार आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण हिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। फिर पूछा जाए कि जब भारत पर पहला आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था? तो जयपाल वहाँ का शासक था। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा भयंकर लूटपाट की। कहने का मतलब ये है कि 1025 में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा जो भी धन दौलत था लूट के ले गया। उसके बाद महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। यानी महमूद गजनवी का जो अंतिम बार प्रहार था वह कहाँ था? सिंध और मुल्तान के तटवर्ती इलाकों में हुआ था। अल बिरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, जो गजनवी के साथ भारत आए थे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अल बिरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी ये जो विद्वान हैं ये गजनवी के दरबार में थे और उसी के साथ भारत आए थे। मध्यकालीन भारत में अगला शासक है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया था। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को परास्त किया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी को किसने परास्त किया था? तो चालुक्य शासक थे भीम द्वितीय, उन्होंने उसको परास्त किया था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें हार या जीत किसकी हुई थी? तो इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए कि जितना मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए। आगे बात करेंगे तो तराइन का द्वितीय युद्ध, ये 1192 में, एक साल बाद तुरंत तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार स्वीकार करनी पड़ी और इसमें जीता कौन? मोहम्मद गौरी जीत गया और उसने तुर्क सत्ता स्थापित कर दी। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1994 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया। अब ये जो 1192 का युद्ध हुआ था इसमें जयचंद का रोल रहा था और उसने बाद में जयचंद को ही हरा दिया। 1206 ईस्वी में गोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। अब 1206 ईस्वी में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की जो गोखर लोग थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर एक और कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति खुदी रही, मतलब खुदी मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि कलमा तथा लक्ष्मी की आकृति किसके काल के सिक्कों पर मिलती है? तो मोहम्मद गौरी के काल के सिक्कों पर मिलती है। आगे बात करें तो अब यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत शुरू होता है तो दिल्ली सल्तनत में जितने शासकों ने राज किया, जितने वंशों ने राज किया, उन सब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है
गुलाम वंश। कौन सा है? गुलाम वंश। ठीक है, तो ये गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? 1206 से 1210 ईस्वी तक। देखो, अब इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जून 1206 में सुल्तान बना। उसके बाद उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसके लिए? तो एक ख्वाजा बख्तियार काकी थे, उनकी याद के लिए उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहाँ बना है? अजमेर में बना है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बना है कि लाख बख्श की उपाधि किसे मिली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। किसे मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर में है। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते हुए। क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। आगे बात करें तो अगला शासक फिर बनता है इल्तुतमिश। अगला शासक बनता है इल्तुतमिश। अब देखो इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो इल्तुतमिश ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसने आराम शाह को आसानी से परास्त किया। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आराम शाह को किसने परास्त किया था? तो इल्तुतमिश ने परास्त किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इसने 40 तुर्क सरदारों के दल को तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। यानी जो इल्तुतमिश था उसने एक संगठन बनाया था तुर्कान ए चहलगानी। तो ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था 40 तुर्क सरदारों के लिए। उसने 1231-32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया तथा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई थी? तो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। अब कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। चांदी के टका तथा तांबे के जीतल नामक सिक्के का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया। यानी चांदी का टका, तांबे के जीतल, इनका निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री जो थी रजिया सुल्तान, वो शासक बनी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। वह 1233 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। तो रजिया ने विवाह किससे किया? अल्तुनिया से किया। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में हुई। रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह तथा नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया, परंतु वह अयोग्य थे और बलबन से सत्ता हथिया ली।
ये जो 3 शासन थे ये काफ़ी कमज़ोर थे और इनसे बलबन ने आसानी से सत्ता हथिया ली थी। अब शासनकाल आता है बलबन का। बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अपने विरोधियों की समाप्ति के लौह एवं रक्त की नीति, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। तथा 40 चालीसा को समाप्त किया। बलबन ने नियाबत खुदाई तथा जिले इलाही की उपाधि धारण की। तो जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी, बलबन ने। नियाबत खुदाई की उपाधि किसने धारण की थी, तो बलबन ने। बलबन पारसी नववर्ष नवरोज की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है कि पारसी नववर्ष नवरोज की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने की थी। या किसके शासनकाल में हुई, तो बलबन के शासनकाल में हुई। बलबन ने दरबार में सिजता तथा पाबोस नामक प्रथाओं की शुरुआत की। बलबन ने सैन्य विभाग दीवान ए आरिज का गठन किया। बलबन के काल में बंगाल में बुखरा खां विद्रोह हुआ। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन क्यूमर्स कैकुबाद शासक बना। इसके दौरान जलालुद्दीन खिलजी का उदय हुआ। अब यहाँ से किसकी शुरुआत होती है, खिलजी वंश की। तो अभी तक आपने देखा कि ये गुलाम वंश चल रहा था। अब कौन सा वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा। तो खिलजी वंश के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो से आपको उम्मीद करता हूँ बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और जो जानकारी आपको दी गई हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे ज्वाइन करना है और वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।